क्लैट पीजी एग्जाम के अंदर आते हैं 120 क्वेश्चंस जिनको करने के लिए आपके पास होते हैं 2 घंटे, मतलब 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर ये तो मुझे पहले से ही पता है, इसमें नया क्या है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपको इस पेपर को सॉल्व कैसे करना है? इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उनका टाइप्स क्या होते हैं, आपको पेपर जैसे ही मिलेगा उसको आपको अप्रोच क्या होनी चाहिए, सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या आपको ये सब सारी चीजें पता है? अगर आपको इसमें डाउट है तो डोंट वरी, बिकॉज इस वीडियो में मैं सारी बातें करूंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आपको अपना क्लैट पीजी पेपर सॉल्व कैसे करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सारी बातें हम लोग करेंगे। तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं इस बात से, पहली चीज से, कि जब आपको क्वेश्चन पेपर आपको मिला, ठीक है, तो पहली चीज वो क्या है जो आपको करनी है। तो देखिए, आप जैसे ही क्वेश्चन पेपर पाते हो तो आपको पहली बात तो पहले के 2 मिनट, ठीक है, पहले 2 मिनट प्लानिंग में अपने देने हैं, प्लानिंग ऑफ द पेपर के लिए, ठीक है। यू हैव टू मेक अ प्लान। प्लान में क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली समझ लो, जो पैराग्राफ होंगे वो होंगे आपके टोटल में 20 पैराग्राफ, ठीक है। और आपको बेसिकली ये पहले डिसाइड करना है कि जो 20 पैराग्राफ है ना मेरे, ये जिस सब्जेक्ट के हैं उसमें से मुझे ऐसे कौन से पैराग्राफ हैं जो कि मुझे पूरी तरीके से आते हैं कंप्लीट, फिर वो ऐसे कौन से पैराग्राफ हैं जो कि मैंने शायद पढ़े हैं लेकिन मुझे उतना अच्छे से इसके आंसर्स लिखने नहीं आते हैं, जिसमें कि मैं डाउटफुल हूँ, वो आ जाएगा। और फिर वो ऐसे पैराग्राफ कौन से हैं जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आते हैं, तो उसमें आप जो है अपना टाइम अपना उस हिसाब से अपना इन्वेस्ट करोगे बाद में। आपको इसको 1, 2 और 3 की कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है पैराग्राफ को पहले ही। उससे क्या होगा कि आप ये जो कैटेगरी 1 आता है ना, इसमें आप कम से कम टाइम में शुरुआत में ही अपना इसको सॉल्व कर लोगे, फिर आपके पास कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है। दैट इज वन थिंग जो कि आपको पहले 2 मिनट में कर लेनी है। इससे आपका काम ना बहुत आसान हो जाता है, आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है, पूरे ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि पेपर में आगे आने वाला क्या है। बिकॉज होता क्या है जनरली कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर मिलते साथ ही सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा कि जो कि सेट्स अलग अलग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है, ऐसा सेट मिलता है जहां पे पहले पेपर की शुरुआत में आसान क्वेश्चंस उनको मिल गए, आसान पैराग्राफ मिल गए, तो उनका मूड खुश हो जाता है, वो कहते हैं यार पेपर ना बड़ा आसान आया है, इसको मैं कर पाऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स को वही चीज कठिन मिलती है तो उनका मूड खराब हो जाता है कि यार पेपर ना बड़ा कठिन आया है और यार अब इसको ना, मतलब मैं आगे इसको बढ़ बढ़ के देखूंगा, तो फिर वो एक फीलिंग आने लगती है कि यार पीछे के इतने सारे क्वेश्चंस थे वो मैंने सॉल्व करे नहीं और मैं आगे बढ़ा जा रहा हूँ और आगे भी मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, तो वो पूरा ना मूड खराब कर देता है। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए मैं कह रहा हूँ 2 मिनट प्लानिंग के लिए दो, और उन पैराग्राफ को पहले आइडेंटिफाई करो जो कि आपको अच्छे से आते हैं और उनको उठा के पहले खत्म करो, ठीक है। क्योंकि वो भी होगा कि आप पे कोई सब्जेक्ट है, जैसे वो आपने पढ़ा, अब उस सब्जेक्ट के अंदर कोई टॉपिक आपने अगर पढ़ा है तो आप वो पैराग्राफ आसानी से कर पाओगे। फिर कुछ चीजें ऐसी होंगी, जो सब्जेक्ट्स होंगे जो कि आपने नहीं पढ़े होंगे, उसमें आपको डाउटफुल होगा कि हाँ यार इसमें ना 2 क्वेश्चन मुझे आते हैं, 2 क्वेश्चन शायद मुझे नहीं आते, क्या है कैसे है, वो आप अपना ढूंढोगे। फिर कुछ ऐसे होंगे जहां पर आपका जो प्ले आएगा वो आएगा कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग का, जहां पे आप पैराग्राफ पढ़ोगे फिर तुक्का मारोगे कि हो सकता है ये सही हो ये गलत हो, तो उसमें भी आपको चांस तो लेना पड़ेगा, बिकॉज देखो नेगेटिव मार्किंग है नो डाउट। लेकिन अगर मान लो उसका आपको 1 मार्क्स मिलता है तो दैट इज मोर देन बेनिफिशियल कि जहां पे आप 0.25 मार्क्स अपना लूज करोगे, ठीक है। तो इसी स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कह रहा हूं, फर्स्ट आपको 2 मिनट की प्लानिंग का सेशन रखते हुए पहले आइडेंटिफाई करना है कि पैराग्राफ आपके किस। इसके बाद मैं अगर बात करूं कि अगर आपको केस लॉस पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हो। हमारे लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स में हम लोग ने जो रिसेंट आपके सैंपल पेपर्स आए हैं उसके हिसाब से जो कोर्स को एडजस्ट करना है वो हमने पूरा कर दिया है। तो आपके जो लैंडमार्क केसेस हैं वो भी हमने आपको प्रोवाइड करे हैं, साथ ही में जो आपके पुराने केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के वो भी इंक्लूडेड है, और उसके अलावा 200 जो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनके वीडियो लेक्चर्स, फिर उसके बाद आपके 35 मॉक पेपर्स भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एडजस्टेड है सैंपल पेपर के हिसाब से, एज आई सेड। इसके अलावा भी आपके जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस होंगे टिल द मंथ ऑफ नवंबर हम लोग आपके लिए पूरा कवर करेंगे, और कोशिश ये भी करेंगे कि मॉक पेपर के अंदर क्वेश्चंस भी उन आपके सब बेसिकली केसेस पे आए जो कि नवंबर के अंदर आ रहे हैं। और ये जितने भी हमारे मॉक पेपर्स हैं अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स के साथ आपको मिलते हैं। तो आपको अगर एनरोल करना है 35 मॉक पेपर्स, 200 प्लस वीडियो लेक्चर्स और बाकी जितना अच्छा इंपॉर्टेंट मटेरियल जो आपका है स्टडी मटेरियल, अगर आपको एनरोल करना है जरूर एनरोल करिएगा इस कोर्स के अंदर। अब अगला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको समझना है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके कौन कौन से होते हैं और कैसे आप उन क्वेश्चंस को टैकल करोगे जब आपने पेपर में उनको पाया, व्हेन यू एनकाउंटर देम। तो मैं आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरीके का पेपर क्या है, टाइप्स क्या है क्वेश्चन का, सब कुछ। देखो, अब जो सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आपको ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द पैराग्राफ में मिलेगा वो होगा ये वाला, बेस्ड अपॉन द गिवन एक्सर्प्ट, ठीक है। ये आपका बेसिकली एक्सर्प्ट हो जाएगा
बेस्ड अपॉन दिस गिवन एग्जॉर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इज रिलेटेड टू, और ये आपका इन्होंने दे दिया रेशियो ऑफ द केस, सीधा सीधा कि किसके अंदर भैया ये रेशियो इन्होंने दिया था। आपने अपना केस पढ़ा है, आपने उसका रेशियो याद किया है, आपने पैराग्राफ को पढ़ोगे, पैराग्राफ के अंदर भी उस केस की डिस्क्रिप्शन को आगे भी भाई बताया गया है कि क्या क्या कोर्ट ने बोला, आपको याद आ जाना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो मतलब समझ लो वो जो पैराग्राफ इटसेल्फ है ना आपका, आप उसको करने में आपको दिक्कत आएगी, बिकॉज या तो आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, आपको अगर सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप शायद उसके थ्योरी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लेकिन अगर केस नहीं पढ़ा है तो मतलब ये है कि आपने शायद थ्योरी पढ़ी हो, लेकिन अगर आपको केस नहीं पता है तो काफी इंटरकनेक्टेड चीजें जो होती है ना वो आपकी शायद मिस हो जाए। तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन होता है ना, ये कहीं ना कहीं आपको बता देता है कि इसके अंदर जो आपका पैराग्राफ है वो पर्टिकुलरली किस पर्टिकुलर केस से जुड़ा हुआ है, तो आपको तुरंत वो केस का नाम ही हिट कर जाएगा। जो अपना प्लानिंग सेशन में जा रहे हो ना, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऊपर नजर डालना, पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जनरली यही वाला होता है, पता चल जाता है कि केस का नाम क्या है, और साथ में ये भी कहीं पता चल जाता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, क्या है, टॉपिक क्या है, सब कुछ। ठीक है, तो ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है इसके अंदर जनरली एक चीज और भी होती है कि आपको ना यहाँ पे साइटेशन ये लोग पूरी देते हैं। ठीक है, 2020, 2021, 19, तो यहाँ पे एक आपका ना फैक्टर ये भी आता है कि आप अपना गेस वर्क भी कर सकते हो कि हाँ यार ये ना 2021 है, ये आपका 2020 है, तो इन्हीं दोनों में से आंसर हो सकता है, बिकॉज 19 में मुश्किल है कि क्लैट अपना लेके जाएगा, वो भी इस वाले क्वेश्चन के लिए कि वो अपने एग्जॉर्ट को 2019 के आपके केस के अंदर जाए, थोड़ा सा कम चांस है। जैसे 2023 का पेपर अभी आप देने जा रहे हो तो बहुत कम चांस है कि 2019 तक में वो लोग जाए, 20 तक मैक्स टू मैक्स जाएंगे, तो आपका एक एलिमिनेशन जो है ना बेटर हो जाता है। तो ये एक तरीका है, आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कि आपको बेसिकली क्वेश्चन देखना है, फिर आपको जाना है पैराग्राफ के ऊपर, पैराग्राफ को रीडिंग मार लो और श्योर हो जाओ ये जो पैराग्राफ है ये उसी केस से जुड़ा हुआ है जो कि आपने पढ़ा था, और फिर उसको जाके अपना ओएमआर शीट में ब्लैंक कर दो। एक जो टिप मैं आपको और दूंगा वो ये होगा कि अपने साथ एक पेंसिल जरूर लेके जाना। ठीक है, पेंसिल मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आपने जो अपनी ओएमआर शीट रखी है उसके अंदर अगर आप डायरेक्टली पेन लगा दोगे तो आप जो है कहीं ना कहीं फंस जाओगे। मान लो आपको बाद में रियलाइज हुआ कि ये जो आंसर है ये मेरा आंसर गलत है, मैंने उस टाइम सही से मार्क नहीं किया था, तो फिर आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो। इसीलिए पेंसिल और इरेजर अपने साथ लेके चलना, पहले पेंसिल से ना उसको पूरा आउटलाइन कर लेना, और फिर बाद में चाहो तो रबर से मिटा के फिर उसी के ऊपर से ना पेन चला देना, ब्लैक वाला काम हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें आपको नहीं आने वाली है। ओएमआर शीट अपनी जो है ना थोड़ा सा ऐसा उसको सेट करो कि दोबारा अगर आपको मान लो आंसर चेंज करने का मन हो रहा है तो पेंसिल की थ्रू करना, पेन डायरेक्टली मत उसके ऊपर चला देना। दैट इज वन एडवाइस जो कि मैं आपको दूंगा। अब आते हैं अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। अगला जो आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो बेसिकली फिर से जुड़ा होता है जजमेंट के ऊपर ही, पर जो जजमेंट होता है उसका नाम एक्सप्रेसली दिया नहीं होता है क्वेश्चन के अंदर। यहां पे दिया रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्शन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्शन और सुप्रीम कोर्ट पूछे मतलब डायरेक्शन मान लो सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ केस के अंदर वो इन द जजमेंट रिलेटिंग टू, फिर आपका यहाँ पे इन्होंने रेशियो दे दिया। मतलब ये है कि ये जो आपका बेसिकली पैराग्राफ है इसके अंदर जो केस था उस केस का नाम आपने इस वाले क्वेश्चन से ढूंढा। अब उसी केस को यहाँ पे बिना नाम लिए उन्होंने कह दिया कि इसके अंदर के आप अपना बताओ कि क्या डायरेक्शन बेसिकली कोर्ट ने दी थी। अब इसके लिए ज्यादातर क्या होता है कि कभी कभी आंसर आपको पैराग्राफ के अंदर भी मिल सकता है, ज्यादातर नहीं मतलब मोस्ट ऑफ टाइम मिल सकता है, नहीं भी मिलता है तो फिर उसको थोड़ा सा लॉजिकली जब आप पढ़ोगे ना क्वेश्चन को तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये जो आंसर है ना ये मुझे को ज्यादा सही लग रहा है। ये बाकी के जो आंसर्स है ना इनके अंदर कोई ना कोई ऐसा होता है वो लोग बात ऐसी लिख देते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी आगे एक अच्छे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा जो कि इसको एकदम एब्सर्ड बना देती है कि यार ये तो ना आंसर हो ही नहीं सकता इसका। स्टेटमेंट्स वो लोग ऐसी अजीबोगरीब देंगे, वर्ड प्ले उसमें ऐसा कर देंगे कि आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकती। तो वहां से आप कहना कि अपना ना एक तरीके से सब लोग गेस वर्क भी कर सकते हो उसके थ्रू, और एक ये भी होता है कि अगर मान लो आपको आंसर आता है तो आप वो भी अपना मार्क कर सकते हो। मतलब ये जो आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं ना काइंड ऑफ स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसका अगला जो क्वेश्चन है वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्यूट डज नॉट कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू मेंटेनेंस। इसमें इन्होंने पूछा। अब इनका जो सब्जेक्ट मैटर है इसके अंदर वो है आपका मेंटेनेंस। ठीक है, जो मेंटेनेंस है आपका वो आपका सब्जेक्ट मैटर है। उसमें इन्होंने पूछा कि आपने अगर मेंटेनेंस का टॉपिक भाई देखो पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है आपने जितने जितने स्टेट्यूट्स होते हैं उसके अंदर आपने ये टॉपिक का वो पढ़ा होगा कि कवर होता है मेंटेनेंस इसके अंदर दिया जाता है, किसके अंदर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है। अब यहाँ पे जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको 4 एक्ट्स के नाम दे दिए जाएंगे सीधा सीधा। ठीक है, और उसके बाद आपको बस करेक्ट आंसर पता करना है। यहाँ पे मुस्लिम वुमेन वाला होगा बिकॉज मुस्लिम वाले में नहीं है मेंटेनेंस का प्रोविजन, यहाँ पे आपको भी पता है ये बात। तो सिंपल भी है थोड़ा सा, बट टाइप ऑफ क्वेश्चन आप ये समझो कि ऐसा आपको
मिलेगा पेपर के अंदर, ये भी एक टाइप है। इसके बाद अगले उस पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होता है, केस का नाम ये लोग दे देते हैं, इन द केस ऑफ इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज ड्यूरिंग पैंडेमिक, इन्होंने नाम दे दिया। द सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स पॉलिसी रिगार्डिंग द वैक्सीन प्रोक्योरमेंट एंड अमंग्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पॉपुलेशन। अब इस पॉलिसी को कहा क्या जाता है, इन्होंने पहले पूरा एक अपना सेटअप दे दिया कि हाँ भाई ये सेटअप है, इसके अंदर आपको आंसर करना है, फिर पॉलिसी का नाम इन्होंने पूछ लिया। अब ये केस अगर आपने सही से पढ़ा है तो आप इस पॉलिसी का आंसर नो डाउट दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो फिर यहाँ पे अगर आप गेस वर्क करने जाओगे तो फिर पहले ये देख लेना कि यहाँ पे जो आंसर्स है ना उसमें क्या ऐसे वर्ड्स का यूज करा गया जो कि बहुत ज्यादा अजीब से ग्रामर में कुछ लग रहा है कि यार तो फिट नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है कि अजीबोगरीब वो किया है। या फिर कभी कभी होता है कि नन ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, तो वहां पे रिस्की होता है। तो अगर पता हो, थोड़ा सा गेस वर्क अगर लगाने का हो रहा हो तो ही अटेम्प्ट करना ऐसे केसेस को, बिकॉज केस का नाम दिया हुआ है, केस आपने पढ़ा होगा, आपको आता होगा। नहीं पढ़ा है, चांस मतलब कोशिश करना कम लेने का। अगर मान लो अजीबोगरीब ग्रामर लिखी है और लग रहा है कि हाँ मेड अप वर्ड्स का यूज ज्यादा किया गया है, तो ही उसको आंसर करना, वरना मत करना। अपना सेफ उसको आप करना, खेलना बेसिकली, ठीक है। इसके बाद जो अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो क्या है, विच आर द फॉलोइंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वर प्रेजेंट इन द बेंच ऑफ द जजमेंट इन द गिवन एक्सर्प्ट। अब एक्सर्प्ट जो है, एक्सर्प्ट के अंदर जिस जजमेंट का नाम था उसके अंदर जजेस की बेंच कौन सी थी वो भी इन्होंने यहाँ पे पूछा है। 2020 में इस टाइप का क्वेश्चन था, 21 में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था, 22 के अंदर दोबारा इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो 23 में जहां तक चांस है ये रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो अब ऐसी चीज है कि देखो भाई, बेंच हर केस के लिए याद कर पाना बहुत ज्यादा कठिन होता है। आप हर केस के लिए बेंच याद नहीं कर सकते हो, तो आई विल ओनली रिकमेंड कि आप जो अपने केसेस पढ़ रहे हो ना 2017 से लेकर 2022 वाले, यहां पर इसके केवल अपने बेंचेस याद करो, ठीक है, हो पाए केवल इसके बेंचेस याद करो। और ये भी होता है कि कभी कभी ना जो जजमेंट्स होते हैं उन जजमेंट्स के अंदर अगर आप एक पैटर्न डिराइव कर पा रहे हो, ये समझ पा रहे हो कि हाँ जैसे डीवाई चंद्रचूड़ इस टाइप के जजमेंट्स देते हैं, जस्टिस एएम खानविलकर इस टाइप के जजमेंट्स देते हैं, जस्टिस इंदु मल्होत्रा इस टाइप के जजमेंट्स देती हैं, या फिर वो स्पेसिफिकली इस टाइप के केसेस में डील करती हैं। अगर आप थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ चुके हो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग का, तो एक स्मार्ट गेस लेना भी पॉसिबल हो जाता है। लेकिन दैट ओनली हैपन्स जब आपने बहुत सारे केसेस को पढ़ा हो, आपने एकदम डिटेल रिसर्च करी हो केसेस के अंदर, तभी आप वो काम कर पाओगे। इट इज नॉट वेरी इजी टू बिल्ड अप दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ इंटेलेक्ट जहां पे आप पहचान पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इतना आसान नहीं होता है। तो अगर आपके पास वो ताकत है आप उसका यूज करो, नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये क्वेश्चन छोड़ देना, मत उसको अटेम्प्ट करना, बिकॉज ये नंबर पक्का पक्का आपको डुबाएगा, ये ध्यान रख के चलना, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आई जनरली एडवाइज स्टूडेंट्स टू अवॉइड। पढ़ा है कर दो, नहीं पढ़ा है मत करना, दैट इज अ सिंपल थिंग, ठीक। आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका टाइप वो ये है, अ पार्टी हैविंग ग्रीवियंसेस अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 125, ठीक, सेक्शन का नाम इन्होंने दे दिया, हैज द राइट टू फाइल रिवीजन एप्लीकेशन अंडर विच पर्टिकुलर सेक्शन, सीआरपीसी का किस सेक्शन में इनके पास ये राइट है। अब इसमें उठा के 4 इन्होंने दे दिया ऑप्शंस कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको बेयर एक्ट अच्छे से रटी है कि हाँ भाई मैंने 125 को अच्छे से पढ़ा है, मुझे उसका वो भी याद है, क्लॉज 1 भी याद है, क्लॉज 2 भी याद है, मेरे को इलस्ट्रेशन भी याद है, मेरे को जो है सब सेक्शंस भी याद है, सब याद है मुझे, तो फिर आप जाओ इसमें लगा दो, कोशिश करो। नहीं पता है या फिर मान लो आपको सीआरपीसी है 394, 396, 398 सब में क्या दिया है वो थोड़ा सा आपको आइडिया है तो उसको कर दो। नहीं पता है मत रिस्क लेना, अगर पता है तो रिस्क ले लेना। तो मैं आपको बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आधे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके केस लॉ टाइप होते हैं, जहाँ पे केस का नाम ये लोग देंगे और केस के नाम के हिसाब से ये लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई चलो बता दो कि कौन सी पॉलिसी आई थी, चलो भाई बता दो कौन सा डायरेक्शन दिया था, चलो भाई बता दो कौन सा रेशियो दिया था, ये सब ये लोग पूछ लेंगे। लेकिन जब स्टेट्यूट के ऊपर ये लोग जब आते हैं ना तो ये लोग घुमा के फिरकी देते हैं। ये लोग कहते हैं कि नहीं, स्टेट्यूट के अंदर तुम हमको ये बताओ कि इस स्टेट्यूट के अंदर कौन सा दूसरे स्टेट्यूट का नाम था, कौन सा इसमें सब क्लॉज था, क्लॉज का क्लॉज था, सब कुछ ये लोग पूछेंगे आपसे। तो यहाँ पर बेस्ट अप्रोच ये है कि अपनी बेयर एक्ट की, मैं आपसे वैसे भी कहता रहता हूँ फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की और बेयर एक्ट की नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है। खास करके अगर मैं बात करूँ क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट्स में तो खास करके आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बेयर एक्ट की आपकी नॉलेज, बिकॉज उसके अंदर से जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो जा के वो लोग
बेसिकली पूछते हैं, ठीक है। तो बेयर एक्ट की नॉलेज के ऊपर काम अच्छे से करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलिए आगे बात करते हैं। इसके अंदर आपका अगला ये है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर शैल बी पनिश्ड विद। अब ये जो आपको क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने सीधे सीधे क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पूछी है। ये जो क्वेश्चन होता है जनरली अभी ये आता कम है, लेकिन आ सकता है पेपर में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर आपको अगर पता है कि भाई कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिशमेंट ये होती है, आप आंसर कर लोगे। स्मार्ट गेस वर्क करने चलोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि ये लोग हमेशा छोटी छोटी चीजों पर अटैक करते हैं। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे दिया, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इन डायरेक्शन ऑफ टर्म जो कि एक्सटेंड हो सकता है 8 साल, 7 साल, 10 साल, इस तरीके के वो होते हैं। यहाँ पे आपको स्मार्ट गेसिंग और प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाकर इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको क्वांटम पता है तो आप इसको लगा लोगे, वरना फिर थोड़ा दिक्कत होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। अगली बात कर लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। करेक्ट या नॉट करेक्ट यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे करेक्ट भी हो सकता है, यहाँ पे ट्रू भी हो सकता है, ठीक है, या फिर नॉट ट्रू भी हो सकता है, कुछ भी ये लोग वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इस कीवर्ड को जैसे ही आप देखो, आप ट्रिगर हो जाना कि हाँ यार, अब ना मेरे को यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स पढ़नी है और इन 4 में से मेरे को एक पता करनी है जो कि सही होगी या फिर सही नहीं होगी। ये क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे होते हैं, दिमाग लगता है, अच्छा इनका स्कोप होता है, लेकिन बस ये जो कीवर्ड होता है ना, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। करेक्ट और नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू राइट टू असेंबल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस दिए, इन 4 में से जो भी करेक्ट है, जो भी नॉट करेक्ट है, उसको आपको पहचानना आना चाहिए। आपको बेसिकली समझ लो, कभी कभी ये भी मिलेगा कि जब ये लोग पूछते हैं ना नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट का मतलब होता है कि 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि सही है और एक स्टेटमेंट ऐसा है जो कि गलत है। तो 3 सही स्टेटमेंट्स को पहचानो और उसके बाद एक गलत स्टेटमेंट को पहचानो। दैट काइंड ऑफ टेक्स मोर आपका दिमाग का प्रोसेसिंग पावर, रादर जहां पे ये होता है कि वो लोग कहते हैं कि 3 गलत स्टेटमेंट है, एक सही स्टेटमेंट है। तो जो एक सही स्टेटमेंट होता है ना, आप जब उसको पढ़ोगे तो आप अपने आप ही एक पहचान लोगे कि हाँ यार ये स्टेटमेंट ना सही लग रही, बाकी स्टेटमेंट में ना कुछ बकवासी लिखा है, ये जो वर्ड यूज किए उनमें कुछ दम नहीं लग रहा है, ठीक है, ये होता है। अब इसको मैं आपको अगले एग्जांपल से समझाऊं इस बात को। एमिनेंट डोमेन इज डिफाइंड एज, इसके अंदर ये भी लोग सीधे सीधे करते हैं कि ये लोग जाएंगे और सीधे आपसे पूछ लेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर जो वर्ड है या फिर ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है या फिर जो पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन है या फिर जो पर्टिकुलर पॉलिसी, इसका मतलब क्या है वो हमें बता दो। जो होता है निकालने में और नंबर स्कोर करने में बहुत आसानी होगी। अब आते हैं अगले उसके ऊपर, इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसीज जब होती हैं बिटवीन पार्लियामेंट मेड लॉ और लेजिस्लेचर मेड लॉ, यहाँ पे लेजिस्लेचर वाले लॉ के साथ क्या होगा। अब ये आपका क्या किया गया है, ये आपका जो एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका इन्होंने उठा के दे दिया हेड नोट, और उस हेड नोट के बाद उन्होंने पूछा कि भाई जो नीचे वाली बेयर एक्ट है ना, उसके अंदर क्या बोला गया है एग्जैक्टली, ठीक है। उसका बोला गया कंप्लीटली अवॉइड, टू द एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेंसी टू द डिस्कशन ऑफ पार्लियामेंट एट द डिस्कशन ऑफ द कोर्ट, ये तो होगा नहीं, होगा आपका एक्सटेंट टू द रिपग्निशन बी वॉइड, जितने के लिए रिपग्नेंट है उतने के लिए वो वॉइड अपना होगा। ये सीधा सीधा है आपका। तो पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि ये जो आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जितने भी आपके टाइप हैं, ये लोग या तो आपको बेयर एक्ट में से उठा के दे देंगे या फिर आपका किसी से डेफिनेशन पूछ लेंगे। ये सारे के सारे आपके स्टेट्यूट टाइप क्वेश्चन आप कहने के समझ सकते हो। केस लॉ बेस नहीं है, स्टेट्यूट बेस है। यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताना होता है, ठीक है। तो आपको जैसे ही इस तरीके का मिलता है जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन को कंपेयर करना है, तुरंत अपना दिमाग लगा के बैठ जाओ। हो पाए तो अपना जो आपका रफ पेपर होता है ना, उस पर भी अपना थोड़ा सा लॉजिक बैठाओ कि हाँ ये है, बी ये है, सी ये है, थोड़ा सा ना डायग्राम बना के भी कोशिश करोगे समझने की कंसेप्ट को, शायद हो सकता है आपको एक क्लियर तुक्का मारने में अंडरस्टैंडिंग मिले, हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन की। ये जो आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये आपका आखिरी है बेसिकली। इसमें आपका बेसिकली रहता है, आपको बेसिकली दे दिया जाता है कि स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के अंदर आपको एक ये लोग सिनेरियो देंगे और सिनेरियो के अंदर जो भी आपका आउटपुट है उसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या फिर करेक्ट नहीं है। ये कभी कभी आपका कोई हो सकता है लीगल फैक्चुअल वो हो मैटर, कभी कभी हो सकता है बेयर एक्ट के अंदर से पूछ ले, कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो लोग बेयर एक्ट के अंदर से ना पूछ के वो लोग आपको सीधे सीधे आंसर दे दें कि भाई जाओ। और एक तरीके से ये जो होता है आपका क्वेश्चन जजमेंट राइटिंग वाला, जहाँ पे आपको पहचानना होता है कि हाँ भाई जो जजमेंट यहाँ पे कोर्ट ने दिया है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं है, उस टाइप का कहने के क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही रहता है कि आप पढ़िए इसको, अगर आता है कर दो, नहीं आता है तो दिमाग अपना मत जरा लगाओ, आराम से अपना चिल बैठो और इसको छोड़ दो। अगर हो पा रहा है ठीक है, नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं।
इसके अलावा देखिए जो आपका एक और जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस बचता है वो है आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो पेपर आता है उसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हो कि मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने के लिए अलग से वीडियो बनाऊं तो कमेंट नीचे जरूर मुझे बताना कि सर मुझे ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए अलग से एक वीडियो चाहिए। और साथ ही में अपनी प्रिपरेशन को आप करते रहो, अच्छे से करते रहो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ जहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि कैसे पेपर्स को अटेम्प्ट करना है। साथ ही में अगर आपने हमारा लास्ट मिनट प्रिपरेशन अभी तक कोर्स नहीं उसमें ज्वाइन करा है तो अगर आपको करने का मन है तो आप जरूर से करिए। आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड आई विश कि आप जो अपने इस एग्जाम की जर्नी में है आप उसमें सक्सीड करें। बाय।